आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना भारत के केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 340 किलोमीटर दूर एक जिला लगता है पलक्कड़। यहाँ के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया 2008 में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। नर्सिंग का कोर्स पूरा करने के बाद वह यहीं आसपास के किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगती है और इसी बीच आने की लगभग 2 या 3 साल बीत जाते हैं तो साल 2011 में उनकी शादी हो जाती है। शादी धूमधाम से होती है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था दोस्तों। वह अपने पति से कहती कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो तो हम विदेश चले जाएं, क्योंकि उसका पति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसका पत्नी अपनी पति की बात मान लेता है। तो एक देश का रुख आने की वह अमन का रुख करते हैं और अमन की राजधानी जो होती है सना, वहाँ पर जाके पहुँच जाते हैं। पति के दोनों जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पति जो अपना काम करता था वह गाड़ी चलाना था। इस तरह से काम करके लड़की जिसका नाम निमिषा प्रिया होते हैं वह हॉस्पिटल में जाके नर्स का काम करने लगती है और इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, सब ठीक चल रहा था दोस्तों। 1 साल बीत जाता है, उनको एक बेटी पैदा हो जाती है। बेटी होने के बाद अब इन दोनों में एक आदमी को काम करना है और दूसरे आदमी को बेटी की संभालने की जिम्मेवारी भी थी, इसलिए पति घर की जिम्मेवारी संभालना शुरू कर देता है। जो पत्नी होती है निमिषा प्रिया, वो हॉस्पिटल में अपना नौकरी करने लगती है। जैसे वक्त आगे आगे बढ़ने लगता है वैसे इस घर में आर्थिक संकट के दौर गुजर जाता है और आर्थिक संकट का दौर इस तरह से गुजर जाता है दोस्तों, फिर उसके पति को कहीं कहीं काम नहीं मिलता। तो पति कहता है कि निमिषा तुम अगर परेशान ना हो तो हम लोग यहाँ अपने गांव अपने वतन चले जाएंगे, यानी कि वह केरल वापस आ जाएगी, इंडिया वापस आ जाएंगे अपनी बेटी का साथ। ठीक वैसा ही होता है। साल 2014 में वह अपनी छोटी बेटी को लेकर इंडिया जाता है, लेकिन निमिषा वहीं रह जाती है क्योंकि उसका काम ठीक ठाक चल रहा था और इसलिए जब ठीक ठाक चल रहा तो वह वापस आ जाता है। जैसे ही उसने इंडिया की तरफ रुख किया तो पता चलता है कि अमन की राजधानी सना में गृह युद्ध की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और वहाँ बम पड़ाके जैसे फूटने लगते हैं। आसपास के एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। हद तो राष्ट्रपति भी सरकारी बंगले पर आवास भी कब्जा कर लिया जाता है। स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद फिर एक ऐसा दौर भी आता है, विदेश से आने के बाद उनके वीज़ा रोक दी जाती है। अब कोई नया वीज़ा जारी नहीं हो रहा था। हालांकि निमिषा अपने पति अपने परिवार को लगातार संपर्क में थी और वह अपने पति को बुलाने की तमाम कोशिश कर रही थी। जब वहां की सरकार ने इस तरह की पाबंदी लगा दी, वीज़ा रोक दी गई, ऐसी स्थिति में अपने पति को बुला नहीं पा रही थी और उसका पति उसे संपर्क नहीं साधा रहा था। वहीं रहने के लिए एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है, नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, जिसका नाम तलाल होता है। 2 मेहंदी होता है और दोनों फैसला करते हैं, पहले करते हैं क्यों ना हम हॉस्पिटल खोल लें। यदि हम अपना हॉस्पिटल खोलेंगे तो इससे अच्छी इनकम होगी और अच्छी इनकम होगी तो सब कुछ बढ़िया चलने लगेगा। तलाल ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए तलाल पैसे का इंतजाम कर देता है और अप्रैल 2015 में वहाँ पर एक अच्छे का क्लिनिक खोल देता है। हॉस्पिटल खोला जाता है, हॉस्पिटल में सब काम शुरू हो जाता है, हॉस्पिटल ठीक ठाक से चलने लगता है। यहाँ से मिलकर दोनों अपने जो काम कर रहे थे, नियम भी है वहाँ पर, चाहे कोई भी व्यवसायिक कर्म हो, फिर क्लिनिक का जो भी स्थानीय निवासी होगा, स्थानीय निवासी ही अपना काम कर सकता है। किसी विदेशी को यह काम करने की अनुमति नहीं मिल सकती है, इसलिए नर्स की मजबूरी थी, शायद पैसे की कोई मजबूरी नहीं थी। जो वहाँ का नियम कानून था वह उसे बांधी हुई थी, इसलिए तलाल अब 2 मेहंदी के साथ मिलकर 2 लोगों के साथ मिलकर शुरू कर देता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता था तलाल को, जब वह फंड इकट्ठा होता था तो इकट्ठे होते थे वो फेरा फेरी करना शुरू कर देता था। नर्स कहती थी निमिषा कि ये जो पैसे हैं इसे हम अपने ही क्लिनिक को और बड़ा रूप देंगे, ज़्यादा पैसे इकट्ठा होंगे तो अच्छा से अच्छा काम चलेगा, इसलिए हम दोनों मिलकर काम करते हैं। तो तुम फंड में हेराफेरी क्यों करते हो, सब काम बंद कर दो, नहीं तो यह क्लिनिक किसी दिन बंद हो जाएगा और तुम्हें इस बात के एहसास भी नहीं होगा। जब इस बात को देखते हुए दोनों किसी न किसी कहा सुनी हो जाती है। नर्स और जो तलाल था आपस में विवाद हो जाता है दोस्तों। फिर विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है दोस्तों और वो नर्स क्लिनिक पर ध्यान देना कम कर देती है और जैसे ध्यान देना कम कर देती है तो बजाय क्लिनिक बढ़ने के और नीचे का स्तर गिर जाता है, यानी कि उसमें नुकसान होने लगता है और लगातार वो कर्ज में डूबने लगती है।
दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े के बीच में तलाल को आदत पड़ जाती है कि नशीली दवाइयाँ का सेवन करने का, ड्रग्स चीज़ें लेने का, इस्तेमाल करने का। इसमें जब झगड़ा हो जाता है, इसी झगड़े का फ़ायदा उठाते हुए तलाल ने इस नर्स को जो पासपोर्ट होता है, उसका वीज़ा होता है, उस पर अपना कब्जा कर लेता है और उसे छुपा लेता है और उस लड़की को एक तरह से गुलामी जैसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि तलाल कभी कभी अपने दोस्तों के साथ उसके घर पर पहुंच जाया करता था और घर पर जब जाता था और उसकी कोशिश करती थी, फिर उस नर्स के साथ ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की उसके साथ कोशिश करता। उस नर्स इस बात का विरोध करती थी। तभी नर्स ने सोचा कि क्यों ना इसे छुटकारा पाया जाए, और हद तो तब हो जाती है जब नर्स को जो शादी के फ़ोटोग्राफ होते हैं वह उसकी 2011 में इंडिया के केरल में शादी होती है, तो उन फोटोग्राफ के साथ वो छेड़छाड़ कर देता है और उनके चेहरे पर, अपने पति के चेहरे पर वो अपना खुद का फ़ोटो लगा देता है और वहाँ की सरकार से, वहाँ की पुलिस से ये दावा करने लगता है कि ये मेरी पत्नी है। इस तरह का भी दोनों के बीच में विवाद रहता था। इसलिए उसकी पत्नी जो नर्स होती है, वो नर्स ने सोचा कि अगर इससे छुटकारा पाना है तो इससे किसी भी तकरीब से पासपोर्ट लेना ही पड़ेगा। बिना पासपोर्ट को वो इंडिया जा नहीं सकती थी। जो क्लिनिक का काम था वो लगभग ठप हो चला था और इसी बीच में मौका पाते ही एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इसको नशे का इंजेक्शन देकर यह बेहोश हो जाता है। जब वह बेहोश हो जाता है तो वह पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है और मौका पाते ही वहाँ से वापस इंडिया आ जाएगी अपने पति के पास, अपनी बेटी के पास। ऐसे ही जब उसने उस व्यक्ति को प्लान बनाता है, तलाल को नशे का इंजेक्शन दिया जाता है, तो उससे पहले इंजेक्शन से कुछ होता नहीं है। उसको लगता है कि उसको एक इंजेक्शन और दे देना चाहिए, तब वो इंजेक्शन दे देता है। शायद वह बेहोशी के हालत में हो जाता है। उसके बाद वो अपना पासपोर्ट उससे कब्जे में लेगी। इसी में उसका मौका पाते ही ओवरडोज का एक और इंजेक्शन तैयार किया जाता है। तलाल अब 2 मेहंदी का वो लगा देता है। जैसे ही वो ओवरडोज इंजेक्शन लगाया जाता है, इसी बीच में उसकी मौत हो जाती है। कब हो जाती है इसका पता नहीं चलता है। मलाल पुलिस पहुंचता है और पुलिस महिला को हिरासत में ले लेता है। साथ ही जो तलाल मेहंदी था उसके परिवार वाले एफआईआर दर्ज करा देते हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है तो लड़की अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। वह कहती कि इसने नशीली इंजेक्शन दिया और दूसरे इंजेक्शन जो इसने ओवरडोज दी है उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। 2017 में पुलिस इस लड़की को, नर्स होती है, इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद मामला फिर अदालत पहुंच जाता है दोस्तों, और वर्ष 2020 में वहां की निचली अदालत होती है इस नर्स को सजाए मौत का हुक्म सुना देता है दोस्तों। लेकिन इसके पास ना तो पैसे थे और ना ही अच्छा वकील करने का हैसियत थी। इसलिए दोस्तों वहाँ जो अदालत है वो ट्रायल कोर्ट था। ट्रायल कोर्ट में जो अपना पक्ष मजबूरी में नहीं रख पाती है, इसलिए इसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। अब वहाँ पर अपील करने का मौका मिलता है सुप्रीम कोर्ट में। जब ये लड़की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही थी तब भी इसको शायद एक अच्छा वकील नहीं मिल पाता है। और साल 2023 में बात यह थी कि 23 नवंबर 2023 को इसकी अपील खारिज कर दी जाती है, और अपील खारिज होने के बाद इससे पता चलता है कि इसको हर हाल में फांसी की सज़ा होनी ही है। इस बीच में हालांकि इसे मौका भी मिलता है, और मौका होता है ब्लड मनी का। ब्लड मनी हमारे इस कुछ तरह से बताया जाता है कि जिस पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है, उस परिवार के पास जाने के बाद उससे माफ़ी ली जाए, उससे पूछा जाए कि आप बदले में अगर कुछ पैसे लेना चाहते हैं तो पैसे हम आपको अदा कर देंगे। जब वह रकम बताते हैं कि वह रकम बता दी जाए और दे दी जाए तो बिल्ट मनी के माध्यम से फिर सामने वाले को आने के आरोपी की माफ़ी भी हो सकती है और वो अपने वापस आ सकता है। इस बीच में बातचीत भी चल रही थी, लेकिन बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाती है। हालांकि इसकी जो पति होता है इंडिया में रहते हुए सब नियम सप्रिया के साथ क्राउड फ्रीइंग की अपील करता है और बताता है कि वह एक ऑटो में ड्राइविंग का काम करता है। उसकी एक बेटी है। उसकी पत्नी इस तरह से अमन में फंस जाती है। सना में रहकर वह अपना क्लिनिक पर काम करती है। वहाँ पर उसके साथ कुछ इस तरह की पूरी घटना बयां करता है और पूरा मामला सुनाता है। बाद में यह मामला बहुत ज़्यादा वायरल भी हो जाता है। फ्राउंड क्रॉसिंग भी इकट्ठा होती है, लेकिन उसमें पर्दाफाश होने की वजह से वह मामला भी कहीं नहीं अधर में लटक जाता है और बताया जाता है कि 1 करोड़ 60 लाख बाद में तय हो जाती है।
लेकिन इतने पैसे का सही वक्त इंतजाम ना होने की वजह से साथ ही परिवार के जो लोग थे, तलाल होता है उसके परिवार लोगों ने इनकार भी कर देता है और ये मामला फिर अर्धा में लटक जाता है। अब ऐसी स्थिति में मामला फिर राष्ट्रपति के यहाँ चला जाता है ताकि राष्ट्रपति के यहाँ अपील की जा सके और इस लड़की की ज़िंदगी को बचाया जा सके दोस्तों। लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं राशिद अल अलीमी, बताया जाता है कि 1 दिसंबर 2024 में एक लड़की की अपील होती है, उसको खारिज कर देते हैं और इस बात की सूचना 30 दिसंबर 2024 को भारत का विदेश मंत्रालय यानी कि अमन के राष्ट्रपति राशिद अलीमी ने इस लड़की यानी कि नर्स निमिषा प्रिया की अपील को खारिज कर दिया है और कह दिया कि इस लड़की को हर हाल में फांसी की सज़ा होनी ही है। यदि उस फांसी की सज़ा दी जाती है तो मीडिया रिपोर्ट यह दावा करता है कि लगभग उसके पास 1 महीने का समय है। यदि 1 महीने में अगर कुछ नहीं होता है तो उसे 31 जनवरी 2025 तक फांसी के फंदे तक चढ़ा दिया जाएगा। यह लड़की साल 2017 से लेके अभी तक सलाखों के पीछे है दोस्तों, जेल में है। इस लड़की की जो माँ होती है अपनी बेटी को बचाने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन उसके कोशिश से बताए जाते हैं कि नाकामयाब हो जाती है। कहीं ना कहीं इस लड़की की ज़िंदगी अब खतरे में है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय और भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। उनका दावा है कि हम इस लड़की को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन यह बात सक्सेस हो पाती है या नहीं, सफलता मिल पाती है या नहीं, यह तो खैर भविष्य की बात है। लेकिन जिस तरह से निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा का मामला सामने में सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, लगता है इसी स्थिति में जो पंजाब के 2 लड़कों का साल 2019 में सऊदी अरब में जो फांसी की सज़ा दी गई थी, साथ ही उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले जैद के मामले में फांसी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, ठीक वैसा ही निमिषा प्रिया का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है दोस्तों। अब आगे देखने वाली बात यह है कि क्या इस लड़की को सरकार इसे बचा सकती है या नहीं बचा सकती है। क्या ब्लड मनी का मामला फिर से उभर कर सामने आएगा, परिवार के लोगों के लिए माफ़ी देने का तैयार होंगे या नहीं होंगे। ब्लड मनी के रूप में जो भी रकम तय हो जाती है वह रकम लेने को तैयार हो जाएंगे या नहीं होंगे। अभी कोई तरह के सवाल इस तरह के पास 1 महीने का समय अभी बचा हुआ है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है दोस्तों। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से इस लड़की को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, बताया जाता है कि ग्राउंड फ्रीइंग के नाम पर जो पैसे इकट्ठे थे उसमें पारदर्शिता ना होने के कारण कुछ लोग इसमें जो सामने पड़ते हैं उसे पीछे हट जाते हैं। हालांकि बताया जाता कि शायद दोबारा स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि 1 महीने के समय में होता आता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे अमन की सरकार से भी और भारत की सरकार से भी, लड़की को बचाने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। वो पॉजिटिव से पॉजिटिव प्रयास करने चाहिए ताकि यह बच सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत बेटी को बचाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि किसी मामले में अगर हमारी बेटी भारत की अगर इंडिया वाली अगर विदेश में फंस जाती है तो हम इंडिया वालों को कर्तव्य है कि उसे बचाया जाए और उसे हमारे इंडिया में वापस लाया जाए दोस्तों। फिर आप लोग को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा। फिर आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।